कैसा रहा आपका सफर पेरिस ओलंपिक का? बहुत अच्छा रहा। काफ़ी उतार चढ़ाव थे। 2017 में एक ट्रेन एक्सीडेंट में मेरा ये आर्म कट गया यहाँ, तो बड़ा मुश्किल टाइम था जी। और सिंपैथी नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री जी से मिलके तो मज़ा आता है जब देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है कि हार जीत की चिंता मत करो, तुम जाओ खेलो। पैरा ओलंपिक के दीवाने बनाते नए हसीन ख्वाब। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास यादव और इंडिया न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिसको पूरी दुनिया सलाम कर रही है, पूरी दुनिया उनका एक कहीं ना कहीं उनको देखना चाहती है, उनसे मिलना चाहती है। मैं अपने इंडिया न्यूज़ चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं अजीत सिंह यादव का, जो कि पैरा ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल उन्होंने जीता है और यहाँ तक देश का नहीं बल्कि पूरे दुनिया में वहाँ उन्होंने अपना नाम कमाया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका अजीत जी। थैंक यू विकास भाई, थैंक यू। तो कैसा रहा आपका सफ़र पेरिस ओलंपिक का? बहुत अच्छा रहा। काफ़ी उतार चढ़ाव थे और जब इन सब के बाद एक देश के लिए मेडल जीत के वापस आया तो बहुत मज़ा आया। पैरा ओलंपिक से पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपका जो सफ़र में आपकी पूरी सारी कहानी को पढ़ रहा था और बहुत सारी रिसर्च करने के बाद कई सारी चीज़ें खंगालने के बाद पता चला कि आपका जो हाथ है वो पहले सही हुआ करता था। तो इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, कैसे शुरुआत जेवलिन की हुई और यहाँ तक कैसे पहुँचे आप? एक लंबी स्टोरी है बट शॉर्ट में बताए दे रहा हूँ जी, अब डिटेल में बताइए, पूरा हम जानना चाहते हैं पूरा। मैं पहले नॉर्मल हुआ करता था और दोनों आर्म थे मेरे और सारी चीज़ें सब बढ़िया लाइफ चल रही थी मज़े में जी। बट 2017 में एक ट्रेन एक्सीडेंट में मेरा ये आर्म कट गया यहाँ से। कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था आपका? ये हुआ था मैहर में। अच्छा। एमपी मध्य प्रदेश में है मैहर, एक छोटा सा टाउन है। ग्वालियर के पास पड़ता है? नहीं, आई थिंक ये सतना में कहीं सतना, है। ओके। हाँ, वहाँ पे मैहर है। तो वहाँ ये एक ट्रेन हादसे में मेरा आर्म कट गया था। इसका रीज़न था, एक मैं दोस्तों के साथ ट्रैवल कर रहा था जी। वापस आ रहा था एक फ्रेंड की मैरिज अटेंड करके। तो मेरा एक दोस्त ऐसे चलती ट्रेन में वो चढ़ने की कोशिश कर रहा था, तो मैं गेट पे खड़ा था तो वो थोड़ा गिरने लगा, उसमें जो स्पेस रहता है प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में। तो मैं उसको हेल्प करने लगा उसमें निकालने में, तो बाहर आ गया था ऑलमोस्ट सारी चीज़ें। बट थोड़ी तेज़ हो गई थी ट्रेन और पता नहीं कैसे क्या हम दोनों रनिंग ट्रेन से प्लेटफॉर्म पे गिरे, बट वो रोल करता हुआ ऊपर साइड में चला गया। मैं उसमें जो स्पेस रहता है थोड़ा सा उसमें नीचे प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की जो हाँ। दूरी होती है उसमें आप चले गए, उसके अंदर उसमें मैं गिर गया और वहीं पे ये पूरा अलग हो गया, ऑन स्पॉट अलग हो गया था। और कई मल्टीपल इंजरीज थी। हिप मेरा डिसलोकेट हो गया था, रेप्सर, स्कैपुला, बैक, हेड, मतलब बहुत ज़्यादा था, इंजरीज बहुत ज़्यादा थी। और ये तो तुरंत ही अलग हो गया था, तो बड़ा मुश्किल टाइम था वो। आप जब आपका हाथ अलग हुआ, आप अपनी आंखों से देख पा रहे थे या बेहोश हो चुके थे? मुझे उस टाइम की सारी मेमोरी ब्लर है। ऐसे जब कोई सपना देखते हैं तो कच्ची नींद से ऐसे कोई उठा दे तो फिर मैं कुछ ऐसे सोच रहा था, वो था ऐसे करके थोड़ा सा रिलेट हो पाता है, ज़्यादा क्लियर समझ में नहीं आता है। इस टाइप से 12-15 घंटे की सारी मेमोरी मुझे ऐसे ब्लर टाइप से है। बट मैं उस टाइम पे एक पूरा सबको पहचान ले रहा था, सारा कुछ बता पा रहा था, सारी चीज़ें थी। और ड्यूरिंग द एक्सीडेंट 12-15 घंटे में, बट मुझे याद ज़्यादा कुछ नहीं है उस टाइम का। अच्छा, मैं अजीत जी सबसे पहले आपकी शुरुआत ज़िंदगी से जो कैसे शुरुआत हुई आपकी जेवलिन तक, क्योंकि मैं जहाँ तक जानता हूँ आप जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र में जेवलिन का नाम बहुत कम लोग जानते हैं और कहीं ना कहीं वो अगर जानते भी हैं तो भाला फेंक के नाम से जानते हैं। जेवलिन एक अंग्रेजी शब्द है, उस अंग्रेजी शब्द को लोग इतने जल्दी समझ भी नहीं पाते हैं। अभी भी गांव में अगर आप किसी को बता दोगे कि ये जेवलिन थ्रो खिलाड़ी है तो वो कहेंगे अच्छा होगा कुछ। अगर आप उनको भाला फेंक बताते तो एक बार वो अंडरस्टूड कर पाते कि हाँ कहीं ना कहीं ये भाला फेंक खिलाड़ी हैं। हाँ बिल्कुल, जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वो राजनीतिक क्षेत्र है, वहाँ राजनीति बढ़ चढ़ के बोलती है जी। और ये मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था। चैलेंजिंग इन द सेंस वहाँ पे कोई ऐसे स्पोर्ट्स का इन्वायरमेंट नहीं है। फैसिलिटीज़ हैं सारी, अगर आप सैफई और इटावा में देखें तो बहुत सारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम वगैरह बने हुए हैं, बट वहाँ के जो आसपास के लोग हैं
कभी नहीं जाते उसमें, उन्हें अपना राजनीति और उससे फुर्सत कम है। जब उससे तो आपने फुर्सत जैसा मिलेगी। बताया आप इटावा से आते हैं, इटावा हर कोई जानता है मुलायम सिंह यादव की वो कर्म भूमि, वो जन्मभूमि, जहाँ से उन्होंने एक शिक्षक के तौर पे शुरुआत की थी और उसके बाद वो देश के एक रक्षा मंत्री भी रहे, उसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। तो वो राजनीतिक क्षेत्र तो बिल्कुल है, बट आपने कैसे अलग सोचा कि आप जेवलिंग में जाना चाहेंगे? जैसे श्रद्धेय नेताजी ने एक राजनीति का माहौल खड़ा किया है वहाँ। राजनीति जब नेताजी ने जब शुरुआत की, उसके बाद बहुत सारे राजनीतिक गए हैं और कई बड़े बड़े नेता रहे हैं वहाँ से। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने क्षेत्र में स्पोर्ट्स को ऐसे ही, हमारे इस मेडल से लोगों में एक जोश आए, आगे चल के वहाँ ऐसे ही राजनीति के समकक्ष एक स्पोर्ट्स का माहौल बने। मेरा यही प्रयास है, मैं इस पे काम करना चाहता हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छा है ये। और आपके क्षेत्र में अगर ऐसा कुछ बदलाव अगर आप लाते हैं तो मैं समझता हूँ ये आपके लिए नहीं बल्कि क्षेत्र के लिए और वहाँ के आसपास के लोगों के लिए बहुत बड़ी अनुभूति होगी। आपकी स्टार्टिंग की अगर मैं शिक्षा की बात करूँ तो कहाँ से हुई, कैसे स्टार्ट हुआ? स्टार्टिंग तो वहीं, मैं गांव में रहता था, फैमिली पूरी गांव में थी, तो वहाँ गांव के स्कूल में 8वीं 10वीं तक मैंने कंप्लीट किया वहाँ। उसके बाद +2 के लिए मैं इटावा में एक GIC, जो आपका जिला इटावा का भरतना एक तहसील पड़ती है, उसमें आपका सामो नंगला बिदी का, हाँ वो नंगला विधि सामो हमारा गांव है, वहाँ से मैंने 8वीं कंप्लीट की। फिर एक कुदरकोट टाउन है छोटा सा, जो तो औरैया जिले में पड़ता है। औरैया में पड़ता है, वहाँ से मैंने 10th कंप्लीट किया है, राष्ट्रीय किसान इंटर कॉलेज करके जो स्कूल है। फिर मैं 11th 12th के लिए इटावा आ गया था GIC में, GIC कॉलेज। हाँ, तो वहाँ पे मैं NCC वगैरह करता था, पढ़ाई लिखाई चल रही थी, थोड़ा स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट रखता था। मुझे ये मेरा टारगेट ये था कि आगे चल के मुझे जॉब लेनी है डिफेंस वगैरह में, आर्मी पुलिस, इस तरीके से रनिंग वनिंग ये सारी चीज़ें करता रहता था। अपना खेल कूद थोड़ा बहुत कुछ कर लिया, कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल की या तहसील या ब्लॉक लेवल का कोई स्कूल लेवल का टूर्नामेंट है, पार्टिसिपेट कर लिया अपने, कि ये सर्टिफिकेट आगे चल के हमें उसमें हेल्प करेंगे जॉब में। तो उसमें होता है कि NCC अगर आप कर लेते तो 5 नंबर की आपको छूट मिल जाएगी। तो ऐसे ही मैं भी सारे नंबर अपने इकट्ठा कर रहा था। बट उसी टाइम में एक मेरे कज़िन ब्रदर हैं सुधीश, तो उन्होंने हमें, वो ऑलरेडी ग्वालियर उसमें स्टडी कर रहे थे, तो उनसे मेरी बातचीत हुई ऐसे करके, और मेरे अंकल जी उनसे बातचीत करके उन्होंने गाइड किया कि तुम स्पोर्ट्स ये करते हो, तुम ग्वालियर ट्राई करो उसमें। वो एक LNIP लक्ष्मीबाई इंस्टीट्यूट है, वहाँ जाओगे तो वहाँ आपको BPEd MPEd और ये खेल वाली सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगे। मिलती है वो एजुकेशन जो मिलती है वो खिलाड़ियों के लिए है वहाँ पर, जैसे आपने डिग्री बताई BPEd। खिलाड़ी प्लेइंग और स्टडी दोनों एक साथ वो कराते हैं, जो कि फिजिकल एजुकेशन टीचर तैयार करते हैं, BPEd, और उसके बाद MPEd है, फिर उसमें PhD वगैरह भी सारा चीज़ें हैं। तो मैं वहाँ गया ट्रायल देने, मेरा सिलेक्शन हो गया। पहले यंग था, उतना जानकारी तो नहीं थी, वो चलता रहता था वहाँ पे सारे गेम खिलाते रहते हैं और एक में आपका स्पेशलाइजेशन रहता है। तो मैं एथलेटिक्स में स्पेशलाइज्ड हूँ और मैं जेवलिन भी करता था, डिस्कस भी करता था, रनिंग भी करता था, फुटबॉल और ये सारी चीज़ें तो वहाँ सिखाई जाती हैं ऐसे करके। फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि खेल में ज़्यादा कुछ रखा नहीं है, मुझे पढ़ाई की तरफ स्विच करना चाहिए। और मैंने अपने जो स्पाइक्स थे वो उसमें टांग दिए खूंटी पे कि अब बस पढ़ाई हो गया, खेल कूद, पढ़ाई पे फोकस करें और थोड़ा कुछ खेल नहीं खेलना है, पढ़ाई पे फोकस करना है। खेल को अपना एज ए पार्ट टाइम रखें और हॉबी, बस हॉबी, हाँ, फिजिकल फिट रहें, फिजिकल फिट रहें। और जो चीज़ें मुझे उसमें बताई गई थी कि एक PT टीचर के लिए, फिजिकल टीचर के लिए जो ज़रूरतें हैं, वो एक स्कूल में जाता है, सारे गेम खिलाता रहता है, तो इन सब की प्रिपरेशन के हिसाब से मैं उसी माइंडसेट से अपना आगे की तैयारी करने लगा। तो चलती रही तैयारी। फिर 2017 में मैंने एक रिसर्च प्रोजेक्ट था, तो उसमें एज ए रिसर्चेंट काम किया, मैंने रिसर्च असिस्टेंट काम किया। ये सरकारी नौकरी थी या प्राइवेट नौकरी? एक नहीं, कॉन्ट्रैक्चुअल था, इंस्टीट्यूट में ही थी। अच्छा। उनके अंडर में एक प्रोजेक्ट आया, उस पर काम करना था उन्हें, तो मैं एज ए रिसर्च असिस्टेंट उसमें काम करने लगा। और सब कुछ ठीक था, 25-30 हज़ार रुपये मिलते थे मंथली के।
ये किस समय की बात है? ये 2017 के 17 की। 23-24 साल का था मैं, बढ़िया। उस समय हर किसी मीन्स अपना जो एरिया है, जो कानपुर मंडल है, उस मंडल में बहुत रोजगार का एक बहुत हाँ, बड़ा मुद्दा है। और मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था, अपना 2-4-10 हज़ार रुपये घर भेज दिए कभी ज़रूरत पड़ी, और बाकी अपने खर्च करते थे, आराम से ज़िंदगी जी रहे थे, और काफ़ी अच्छी चल रही थी लाइफ। सडन से 2017 में एक्सीडेंट होता है, जो आपका जिसमें आपने अपना हाथ खो दिया। हाँ जी। और वही जो अभी कहानी बताई थी जी। फ्रेंड को हेल्प करते टाइम, वहाँ से सारी चीज़ें बदल गई मेरी लाइफ में। वो काफ़ी, जब आपका एक्सीडेंट हो गया उसके बाद घर वालों को कब पता चला, कैसे पता चला कि लड़के का एक्सीडेंट हो गया है? हमारे दोस्त साथ में थे जब उन्हें एक्सीडेंट, एक वो जब मैं जिसको हेल्प कर रहा था वो लड़का और मैं वहीं स्टेशन पे मतलब नीचे गिरे थे, बाकी सारे जो 3-4 लोग और थे, 5 लोग, वो उसमें ट्रेन में बैठे चले गए आगे। ओके। ट्रेन तेज थी चलती चली गई ट्रेन। फिर उन्हें उसमें से एक लड़के ने ये पूरा इंसिडेंट रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड नहीं लाइव देखा है अपने आंखों से। वो पीछे खड़ा था मेरे, वो हो करता, तब तक तो काम तमाम। फिर उसने इन्फॉर्म किया जो साथी और थे 4-5 लोग, उनको बताया, फिर उन्होंने बातचीत की, टीटी को बोला, इसको बोला, तब तक तो 5-10 मिनट हो गए थे, ट्रेन पहुंच गई 20-15 किलोमीटर आगे। तो जंगल में कहीं है, उन्होंने चेन एंड पुलिंग करना है बोला, टीटी ने गाइड किया ना कि यहाँ कुछ नहीं है, तुम यहाँ उतर जाओगे, सुबह 4-5 घंटे लगेंगे वापस पहुँचने में, ऐसा करो आप अगले स्टेशन जाओ, तब दूसरी ट्रेन से वापस आओ जी। टीटी ने भी इन्फॉर्म कर दिया वहाँ स्टेशन पे ऐसी ऐसी घटना हुई है। तो वो सारी चीज़ें चलती रही वहाँ, और फिर ये 3-4 घंटे में वापस सारे लड़के पहुँचे यहाँ। तब तक हमें वो जो जिसको मैं हेल्प कर रहा था, अंशुमान लड़का, जूनियर है, अंशुमान सिंह, जिसका जिक्र मैंने जब पढ़ रहा था तो उसका जिक्र कई जगह मिला है। हाँ, अंशुमान, तो उसको वो मुझे लेके वहाँ से नियर बाई जो फर्स्ट एड के लिए और जो वहीं टाउन में जो हॉस्पिटल वगैरह थे वहाँ लेके गया। बट वहाँ जैसे ही उन्होंने मेरी कंडीशन देखी, सीरियस कंडीशन, उन्होंने बोला यहाँ कुछ नहीं हो सकता, आप कहीं बड़े हॉस्पिटल में ले जाइए। अब बड़े हॉस्पिटल, मॉर्निंग का टाइम था, अराउंड 3 o'clock मॉर्निंग में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो 6-7 हो गए थे सुबह के, कोई गाइडेंस नहीं, वहाँ सबके लिए नया था, किससे बात करें क्या करें। फिर जो और भी मेरे सीनियर थे या मेरे फ्रेंड थे, तो उन लड़कों ने उनसे बात की, ऐसी ऐसी घटना हो गई, क्या करें। तो अगर छोटी मोटी होती घटना ऐसी करके तो मैनेज कर लेते, किसी को पता नहीं चलता। होता है नॉर्मली, बट वो आती नहीं है, घर वालों को क्या बताएंगे जी। तो फिर उन्होंने डिसाइड करा कि घर पे इन्फॉर्म करते हैं, और बाकी जो प्रोसेस है या ट्रीटमेंट के सारी चीज़ें हैं वो हम लोग करते हैं। तो कहाँ ले जाएं, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर वहाँ पे फेसबुक पे अपडेट किया ये तो कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया, ये सारी चीज़ें। फिर मेरे कॉलेज में सब लोगों को पता चल गया, प्रोफेसर वगैरह सारे लोगों को, स्टूडेंट्स को, और जो सीनियर्स वगैरह। हमारे कॉलेज की एक बॉन्डिंग अच्छी है स्टूडेंट्स में या फिर सीनियर जूनियर एलुमनाइज वगैरह में। तो वहाँ से गाइडेंस मिलना शुरू हो गई, अब ऐसा करो, अब वहाँ ले जाओ, अब ये ले जाओ। तो ये होते होते मुझे कहा गया कि अब जबलपुर जाओ, बड़ा हॉस्पिटल है सरकारी, वहाँ पे सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। हाँ, कंफ्यूज थे जबलपुर जाएं या रीवा जाएं। रीवा भी वहीं कहीं है बगल से, बगल से तो नहीं है, 4-6 घंटे की दूरी पे। तो ऐसी जगह जाएं या तुरंत ट्रीटमेंट मिल जाए, क्योंकि जहाँ जहाँ जा रहा था वहाँ अभी सतना या फिर मैयर, वो बार बार इधर से उधर बोल दे रहे थे। अच्छा, उस दौरान जो आपका ब्लीडिंग था, जो आपका खून था, वो निकल रहा था या उसका कुछ प्रबंधन हो गया था? कुछ नहीं, वो सारा खून निकल रहा था। जो आम थी वो लपेट के हम लोग साथ में लेके घूम रहे थे। अलग थी वो? हाँ, वो साथ में लेके घूम रहे थे। और फिर जब उन्होंने बोला एक और हॉस्पिटल में लेके गए, तो डॉक्टर ने चेक किया मॉर्निंग में क्या है क्या नहीं है। मेरा ये डिसलोकेट हुआ था, इसमें बहुत ज़्यादा पेन था। पेन तो इसमें ही था ऑब्वियसली। तो मैं ऐसे ना लेट के या ऐसे फ्लैट ना लेट के, आप एक करवट इस तरफ ऐसे हो जा रहा था। जब इधर होता था तो बहुत तेज़ ब्लड निकल रहा था इस साइड में, तो वो ऐसे करके इधर कर दे रहे। तो डॉक्टर से गया,
डॉक्टर एक दूसरे हॉस्पिटल में गया, जब सारे वो आ गए लड़के मिल के, 5-6 घंटे हो गए थे, डॉक्टर इधर से उधर पलट रहा, ये कर रहा वो कर रहा, तो मैंने उसको गाली सुनाई। क्योंकि दर्द हो रहा था उस समय। दर्द हो रहा था, मुझे कुछ पता नहीं, मैं भयंकर गाली दी उसको, कुछ भी बक रहा हूँ मैं। डॉक्टर भड़क गया, ले जाओ उसको, ये है वो है करके। उस परिस्थिति में भी वो डॉक्टर, आप तो पेशेंट हैं उस समय। हाँ, अब उसकी भाई ईगो हर्ट हो गई है, अब कैसे क्या, पेशेंट है, डॉक्टर भी भगवान है भाई। अब दर्द हो रहा था, नहीं समझ में आया। फिर वो मुझे वहाँ से लेके गए, सारे मिलके फिर एक एम्बुलेंस ढूंढी, वहाँ से लेके गए जबलपुर। 5-6 घंटे उसमें लग गए। एम्बुलेंस में क्या हुआ, मुझे ब्लड मिल गया, तो वो उन्होंने लगा दिया, इधर से ब्लड आ रहा है, इधर नीचे निकल रहा। हाँ, तो उस ब्लड ने बहुत हेल्प की, नहीं तो दिक्कत हो जाती। दिक्कत तो खैर हो ही गई थी और तमाम हो जाती चीज़ें। तो वहाँ पहुँचे, उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया। अब ट्रीटमेंट के बाद बोल रहे 2 लाख के आसपास रुपए जमा करो, तो वहाँ सब ये स्टूडेंट टाइप से ही थे, किसी पे हाँ इतना ज़्यादा बजट तो था लेके नहीं चलता है। हाँ, तो इमीडिएटली फिर जो सीनियर्स थे उन्होंने डाला पैसा, या हमारे रिलेटिव्स ने पैसा, ऐसा करके ट्रीटमेंट शुरू हुआ। तब इन्होंने घर वालों को बता दिया था, जब ये डॉक्टर के पास वहीं घूम ले रहे थे, तो काफ़ी दूर थे घर वाले, 15-20 घंटे लगे उन्हें भी पहुंचने में। तब तक सारा ट्रीटमेंट शुरू हो गया था, मतलब मैं नॉर्मल कंडीशन में आना शुरू हो गया था। फिर चीज़ें चलती रहीं। डॉक्टर ने, ये डिसलोकेट था, डॉक्टर ने बोला कि ये काम करना बंद कर सकता है पैर, तो ये जब वो हो जाए तो इसको देखना, फिंगर्स अगर चल रही हैं तो ठीक है, नहीं तो ये आपका पैरालिसिस वाली कंडीशन आ सकती है। वो साइटिका नर्व्स रहती है, वो शायद ब्रेकर्स वगैरह में प्रेस रेस हो गई होगी, तो ये ज़्यादा संभावना है। वही कहावत है, जिसको राखे साइया न मार सके न कोई। तो ऊपर वाले की कृपा थी, सब सही चला। ट्रीटमेंट चलता रहा। फिर आप कितने समय के बाद सही हो गए? ट्रीटमेंट तो चला, और फिर जब मैं उसमें अंदर ऐसे ही कुछ, जब ये मैं हॉस्पिटल पहुंच गया, जब सर्जरी के लिए ले जा रहे थे वो लोग, डॉक्टर ने बोला कि हमें पेशेंट को बताना होगा कि ऐसे ऐसे ये सारी कंडीशन है उसको, कि मैं सर्जरी करूंगा ये सब, तो बिना इसके नहीं कर सकता। उसके पीछे उसमें कुछ उनका प्रोटोकॉल रहता होगा, ठीक है। तो हमें बताया गया मुझे। अब मैं उसमें लेटा था ऐसे, अच्छा सा सीलिंग वीलिंग कर्टन वर्टन लगे, मैं देखा, आँख खोली, कहाँ आ गया एकदम ये बढ़िया सी जगह में, आईसीयू का भी वार्ड था, उसमें अच्छी जगह में लेटा हूँ। तो अब उसमें से कोई बताने ना आए मुझे क्या हो गया क्या हो गया, कौन जाए बताए, ऐसे करके मुझे भी कोई आइडिया नहीं, मतलब याद नहीं है ऐसे क्या। तो एक लड़का आया उसमें, कि फिर उसने कहानी बताई कि ऐसे ऐसे हो गया, हाथ कट गया तेरा। तो मैंने सोचा हाथ कट गया, कोई ब्लेड व्लेड वाला हाथ कट गया होगा। तो मैं ये तो एकदम ऐसे सुन पड़ा था, तो इसमें कर्टन ऐसे चादर ओढ़ रखी थी मैंने, कर्टन वर्टन लगे हुए ऐसे। तो मैंने इसको निकाल के देखा, ये तो सब ठीक है, मैं देख रहा फिंगर थोड़ा बहुत, हाँ, कोई कट लग गया हो कि नहीं, ये तेरा लेफ्ट वाला। मैंने ये तो उठ ही नहीं रहा, मैंने ऐसे उठाया, देखा, अरे ये तो आधा ही बचा। तो मैंने, ये तो गड़बड़ हो गई, क्या हो गया। उसने बताया कि ऐसी ऐसी कहानी। तो मैंने फिर बोला ठीक है चलो कोई नहीं, वो अंशुमन कहाँ है, वो बच गया? बोला हाँ उसको कुछ नहीं हुआ। हमने चलो ठीक है। फिर ट्रीटमेंट चलता रहा, और 2-4 दिन बाद फिर ऐसी प्रॉब्लम आई कि मेरा जो ऑक्सीजन सैचुरेशन एकदम डाउन होने लगा। ओके। हाँ, उसमें बिल्कुल वो 80 के आसपास आ गया। उसका रीज़न था कि ये इंटरनल जो चोट लगी थी लंग्स में, वो ब्लड क्लॉट या थोड़ा फ्लूइड आ गया, तो मैं ब्रीद नहीं ले पा रहा था। उसी टाइम उसको सर्जरी करनी थी, इसमें वो थोड़ा थोड़ा करके कर रहे थे सर्जरी, ऐसे करके। उन्होंने इसमें से ऐसे ऑपरेशन थिएटर में घुसा, इधर से ले गए, उधर से ऐसे फिर पार्किंग में लगा दी लाके गाड़ी, बेड कि अभी नहीं हो सकती है। बोला क्यों, क्या हुआ? कि वो ऐसे ऐसे बताया कहानी कि ये है, अगर मैंने एनेस्थीसिया दिया तो वापस नहीं उठ सकता है।
तो पता चला, हमने चलो शायद कुछ ऐसे होगा। फिर शाम तक मुझे ब्रीदिंग में बड़ा प्रॉब्लम हो रही है, ब्रीद नहीं कर पा रहा हूँ मैं, बहुत तेज ऐसे ऐसे हो रहा है, और मेरी आँख ऐसे क्लोज होती जा रहे हैं ऐसे। तब मुझे लगा अब मामला टाइट है, अब निपट सकते हैं। ये देसी भाषा है जिसमें कि अब निपट जाओगे बेटा। हाँ। तो हमने नहीं, ऐसे जाना नहीं है। और मुझे याद है वो बड़ा डिफिकल्ट मोमेंट था लाइफ का। उसमें मैं देख पा रहा हूँ जी, पानी ले लीजिए, कोई बात नहीं, थोड़ा वो मैं समझ सकता हूँ। आप जिस संघर्ष से आप निकल के आए हैं, बहुत कठिन समय है, और हर कोई हो सकता है ऐसा, हर कोई नहीं कर सकता। ये हौसले से जो जिस हौसले से आपने अपने अंदर जो जुनून रखा, उस जुनून से आप निकल के, और देश के लिए भी आपने गोल्ड मेडल, क्या हम तो कह सकते गोल्ड मेडल ही है आपका, सिल्वर जरूर है लेकिन गोल्ड है वो। मैं देख रहा मेरी फैमिली, फ्रेंड्स सब वहीं थे, और मुझे लग रहा यार क्या होगा। फिर जब आपको फिर पता फाइनली चला, घर वालों ने पूछा, क्या क्या सांत्वना दी उन्होंने? मेरे रिलेटिव्स में, और मेरे एक कज़न ब्रदर भी, थोड़ा ऐसे रिलेटिव, मासी का लड़का, उसका ट्रेन एक्सीडेंट से डेथ हो गई थी उसी टाइम, मतलब 2-3 साल पहले। तो और भी कई, मेरा जो गांव है वो रेलवे ट्रैक के पास भी है, बिल्कुल पास में। हाँ। तो मैंने अपनी आँखों से लाइफ में कई ऐसे एक्सीडेंट देखे हैं, लोगों को ऐसे ही गिरा और वो गिरते हुए, मैंने आँखों से लाइव एक्सीडेंट देखा है। कभी मैंने ये नहीं सोचा था मेरा ट्रेन से ऐसा हो सकता है, आपके साथ सेम घटना हो सकती है। हाँ, मैं बहुत छोटा सा था तब से, वो जो मेमू लोकल ट्रेन हमारे इधर आती जाती है, मैं उसमें अकेला चलता था इतनी छोटी एज से ही ऐसे करके, और कई सारी ये चीज़ें थी फैमिली के लिए। जब मैं उनके लिए ज़िंदा था या वापस ऐसे हूँ, तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी उनके लिए। और मैंने भी रियलाइज़ करा कि यार बच गया, जो कंडीशन थी वहाँ इम्पॉसिबल था, मतलब बच पाना। क्योंकि ब्लेड जब आपका पूरा निकल गया तो फिर आदमी कैसे सरवाइव करेगा, ये बहुत, और भगवान ने आपको एक नई जिंदगी, मुझे 12-15 घंटे कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला, वो सिर्फ ब्लड का ही मिला था और कुछ नहीं था। 3-4 घंटे, 4 घंटे तो वो आम हाथ में लिए हम घूमते रहे वहाँ, कि शायद ये जुड़ जाए दोबारा, जुड़ जाए, क्या हो क्या ना हो। बट डॉक्टर ने बोला ये आम इधर ही छोड़ो, इसकी जान बचाओ, पहले कोई बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, ऐसी करके कहानी थी। फिर आपका पूरा इलाज जबलपुर में ही चला, और काफ़ी टाइम जबलपुर में चला। फिर मैं जबलपुर से अपने कॉलेज में था, तो वहाँ पे एक छोटा सा हेल्थ सेंटर वगैरह है। ग्वालियर आ गया था, ग्वालियर में एक हॉस्पिटल है, वहाँ इलाज चला। फिर कॉलेज में एक हेल्थ सेंटर है, उसमें फिर बेसिक सा ट्रीटमेंट था, वो ड्रेसिंग जब आपका हो गया था ऑपरेशन वगैरह, उसके बाद जो ड्रेसिंग जैसे आपने बताया वो वगैरह सब हो जाती थी वहाँ पे।